स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th हिंदी लेसन 3। लेसन का नाम है हिमालय की बेटियां। इसके लेखक या रचयिता हैं नागार्जुन। इसमें हिमालय को मानवीकरण किया गया है, अर्थात हिमालय को एक मानव के रूप में दिखाया गया है। जैसा कि शीर्षक से ही हमें पता लग रहा है, हिमालय की बेटियां। बेटियां नदियों को कहा है। नदियों का भी यहाँ मानवीकरण किया गया है, जिसके कारण नदियों को बेटी के रूप में दर्शाया गया है और हिमालय उन बेटियों का पिता, अर्थात नदियों को हिमालय को पिता और नदियों को बेटियां अर्थात लड़की का दर्जा दिया गया है। इसमें हिमालय और नदियां दोनों का मानवीकरण किया गया है, अर्थात एक मानव के रूप में दर्शाया गया है। और कैसे लेखक ने बताया है कि जो नदियां हैं वो हिमालय की गोद में कैसे चंचल मन से नटखट रूप में होती हैं और आगे जाकर जब अर्थात वो बड़ी हो जाती हैं तो वो कैसे शांत स्वभाव में बहती हैं। इसके लेखक हैं वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन, इनका पूरा नाम है। देखेंगे अब लेसन। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला के भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। बेटा, ये मैंने यानी लेखक का जिक्र है यहाँ। लेखक खुद बता रहा है कि मैंने नदियों को बहुत दूर से देखा था, कभी उनके पास आकर नहीं देखा था। वो बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। वो जब उसने लेखक ने नदियों को दूर से देखा तो बड़ी गंभीर यानी गहराई से शांत स्वभाव वाली और सिर्फ अपने आप में ही खोई रहने वाली लगती थी। सम्राट महिला की भांति, सम्राट होता बेटा सुशील साधारण सी महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। किसके लिए? नदियों के प्रति लेखक के दिल में इज्जत और श्रद्धा के यानी मान के भाव थे। और माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगा। जैसे हम अपनी माँ, दादी, मौसी, मामी की गोद में बैठे रहते हैं, वैसे ही उनकी धारा में, किसकी धारा में? नदियों की धारा में वो डुबकियाँ लगाया करता था। कौन? लेखक। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही बेटा इसमें बताया है कि लेखक ने कि एक बार वो हिमालय की सैर करने जाता है, अर्थात हिमालय के ऊपर चढ़कर देखता है तो वो जो नदियां हैं जो उसको दूर से शांत और सम्राट महिला जैसी दिखने वाली हैं, वो हिमालय की गोद में उसको कुछ और ही नज़र आती हैं। और उस नज़ारे को देखकर या उस जो दृष्टिकोण, जो नज़रिए को देखकर लेखक बहुत हैरान होता है, क्योंकि जो दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। बेटा जब नदियाँ हिमालय से निकलती हैं तो वो बिल्कुल पतली धारा में होती हैं, लेकिन जब वह समतल व विशाल मैदानों में बहती हैं, विशाल होता है बेटा बड़ा और समतल बिल्कुल समान, तो वो कुछ और ही रूप हो जाता, तो वो खुल कर पूरे बड़े आकार में बहती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर। इनका उछलना और कूदना, जैसे हिमालय यानी पहाड़ है बेटा वो तो, और कभी वो नीचे की तरफ है, कभी ऊपर की तरफ है, तो उसमें से जो हम खुद ही देख लो बेटा, कहीं ऊंचाई नीचाई पर जब हम पानी गिराते हैं तो वो उछलता कूदता हुआ नीचे तक आता है। तो ऐसे ही जो हिमालय जो पर्वत है उससे जब नदियाँ निकलती हैं तो वो गहरी घाटियों से पतली पतली धारा में उछलती हुई कूदती हुई आती हैं। और खिलखिलाकर लगातार हंसने से मतलब है बेटा यहाँ कि वो जब पानी गिरता है ऊंचाई से तो उससे आवाज़ होती है, उस आवाज़ को इसने हंसने का रूप दिया है।
इनकी यह भाव भंगिमा, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। और जब ये समतल मैदानों में जाती हैं तो पता नहीं ये जो भाव भंगिमा है उनकी, उछलने कूदने वाली, या जो खुशी है जो वो लगातार अपने पिता की गोद में हंसती रहती है, वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, कहाँ ख़त्म हो जाती है। जब किसी लड़की को मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल या विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की। देखो बेटा, जब लड़की छोटी होती है, वो अपने पापा के घर रहती है, तब वो कितनी शैतानियाँ करती है, अपने मन की हर इच्छा को पूरी करती है, वो खेलती रहती है, हंसती हंसती कूदती और नटखट सी होती है। तो ये लेखक कहता है कि लड़की को देखने पर भी इतनी हैरानी नहीं होती जितना कि हिमालय की गोद में अपनी इन बेटियों को के खेलने से खेलते हुए देखकर मुझे हैरानी होती है। कौतूहल बेटा, हलचल होना, विस्मय, हैरानी, इतना कौतूहल या विस्मय मुझे किसी लड़की को देखकर नहीं होता जितना कि इन बेटियों यानी हिमालय की बेटियों को हिमालय की गोद में खेलते हुए देखने से होता है। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बेटा, जिस प्रकार एक लड़की जब बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी कर दी जाती है, उसका पिता उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उससे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं होता, फिर भी उसको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है कि जिसका प्रेम पाकर उसको संतुष्टि मिलती है, संतोष मिलता है। ऐसे ही इसमें नदियों का रूप दिया गया, नदियों के बारे में कहा गया है कि पता नहीं ये कहाँ भागकर जा रही हैं, इनका लक्ष्य क्या है, किस लक्ष्य ने इनको बेचैन कर रखा है, दुखी कर रखा है, कि ये अपने जो इतना बड़ा इनका पिताजी है और वो इतना ज़्यादा प्यार करता है उनको। विराट होता है बेटा बड़ा रूप, इतना ज़्यादा अपने पिता का प्यार पाकर भी इनका हृदय, इनके दिल में संतुष्टि नहीं है, तृप्ति होता है बेटा, संतुष्टि नहीं है, तो कौन होगा, वह कौन है जो इनके दिल में संतुष्टि करेगा या इनकी जो प्यार की जो प्यास है उसको मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनकी लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देखो बेटा, ये कहता है कि जब ये बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, जो बर्फ़ से ढकी हुई नंगी पहाड़ियों के बीच में से जाती हैं, छोटे छोटे पौधों से भरी हुई जो घाटियाँ हैं उनके अंदर से जाती हैं, या बंधुर अधित्यकाएँ से मतलब है बेटा पहाड़ की ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी घास ना उगी हो, और सरसब्ज उपत्यकाएँ होती हैं। सरसब्ज होता है बेटा हरी भरी, और उपत्यकाएँ जहाँ पर हरे भरे पौधे, पहाड़ का वो भाग जिस पे हरे भरे छोटे पौधे उगे होते हैं। जो ये नदियाँ हैं, ये नंगी, जो बर्फ़ से ढकी हुई नंगी पहाड़ियाँ हैं उनके अंदर से जाती हैं, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियों में से जाती हैं, और ऐसी जगह जहाँ पर पर्वत की ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी पौधा या घास नहीं होता, वहाँ से जाती हैं। और सबज उत्पत्तियाँ मतलब ऐसी जगह से जाती हैं जहाँ पर जो पहाड़ है उसके ऊपर छोटे छोटे घास उगी होती है। ऐसा इनका लीला निकेतन, और ऐसा इनकी ये लीला है कि ये इनका ये जीवन है कि ये इनके अंदर से बहती हुई जाती हैं। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। और जब ये खेलती हुई अपनी लीलाओं के साथ खेलती हुई थोड़ा सा दूर निकल जाती हैं, थोड़ी दूर और चली जाती हैं, तो देवदार ये बेटा पौधों के नाम हैं, पेड़ पौधों के, और इनके जंगलों में से पहुंचकर इन्हें अपनी बीती बात याद करने का मौका मिलता होगा। अर्थात जब ये पेड़ों में से, जंगलों में से निकलती हैं तो इनको अपने बचपन की बातें याद आती होंगी। और इनके बचपन की कौन सी बातें हैं? ये हिमालय की गोद में जैसे खेलती हैं, हिमालय का जो प्यार है, कभी तो जैसे लड़की को अपने पिता के प्यार की याद आती है, ऐसे ही इनको नदियों को अपने पिता के प्रेम के बारे में याद करने का अवसर मिल जाता होगा।
कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपने इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उस उत्तर में विराट मोहन के पास सिवाय उनके पास रखा ही क्या है। इसमें कहा बेटा कि कौन जाने यानी किसको पता है कि बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट यानी चंचल बेटियों के लिए कितना सिर धुनता, कितना मतलब बेचैन होता होगा, कितना दुखी होता होगा। अपनी इन बेटियों को विदा करके बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो जो पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां हैं उनसे जाकर भले ही पूछ लो कि जो उत्तर दिशा में जो विराट मोहन के सिवाय यानी बहुत बड़ी चुप्पी है। कहाँ? उत्तर में हिमालय पर्वत पर उनके पास और रखा ही क्या है। उस चुप्पी के सिवाय उनके पास कुछ भी नहीं है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो नाम ऐसे हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो बेटा बड़ी नदियां हैं। इनको महानद्य की संज्ञा दी गई है। क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी नदियों के मिलने से बनी हैं। इनका नाम सुनते ही रावी, सतलुज यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र का नाम ले दिया किसी ने या किसी से सुन लिया तो समझ जाओ कि इसमें रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम ये जो बाकी नदियां हैं ये भी इसके अंदर शामिल हैं, क्योंकि ये हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए हृदय की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती जा रही है। बेटा इसमें लेखक कहता है कि वास्तव में जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र जिनको महानदियों की संज्ञा दी गई है ये अपने आप में कुछ भी नहीं है। स्वयं मतलब अपने आप में कुछ भी नहीं है। इनका जीवन कुछ भी नहीं है अपने आप में, खुद से ये कुछ नहीं है। ये तो हिमालय के पिघले हुए दिल से क्या मतलब है कि हिमालय के ऊपर जो बर्फ़ है वो पिघल कर इन नदियों में बहती रहती है और इसी के कारण ये नदियाँ सदा नीरा होती हैं। सदा नीरा यानी सदा जल की भरी रहने वाली, क्योंकि हिमालय पर्वत से हमेशा बर्फ़ पिघलती रहती है और वो पिघली हुई बर्फ़ ही पानी बनकर इन नदियों में बहती है। दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर और इन दोनों महानदों यानी सबसे बड़ी नदियां बेटा इसलिए इनको महानदियों की संज्ञा दी गई है। ये समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। ये समुद्र में जाकर मिलने के लिए प्रवाहित होती रहती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का आश्रय मिला। बेटा यहाँ समुद्र को इन नदियों का हस्बैंड का है, मतलब हिमालय का दामाद कहा है इसको और हिमालय को ससुर कहा है किसका? समुद्र का। कि कितना सौभाग्यशाली यानी कितना अच्छा भाग्य है समुद्र का जो पर्वतराज हिमालय की बेटियों का हाथ पकड़े रहता है। यानी इसमें कहने से मतलब ये है बेटा कि जो ये हिमालय की बेटियां हैं इनकी शादी किससे हुई है? समुद्र से। यानी ये समुद्र में जाकर मिलती हैं, इसलिए इसने इनको इस हिमालय का दामाद कहा है। किसको? समुद्र को। और इन श्रेय होता है बेटा नाम देना कि जो ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं इनका हाथ समुद्र ने पकड़ा है, यानी इनकी शादी समुद्र के साथ होने जा रही है। बेटा इसमें मानवीकरण दिया गया है हिमालय का और हिमालय से निकलने वाली नदियों का। नदियों को बेटी के रूप में माना गया है और हिमालय को उनके पिता के रूप में, और समुद्र को हिमालय के दामाद के रूप में। जो हिमालय है वो समुद्र का दामाद है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।